आइए आइए जमाई जी। अमित की शादी आप दोनों जमाई के बिना अधूरी सी थी। गौरव, तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बॉडी वगैरह भी बना ली है। अरे कहाँ मम्मी जी, अभी तो और मेहनत करनी बाकी है। मैं कैसा लग रहा हूँ मम्मी जी? अरे आप भी अच्छे लग रहे हैं, बस थोड़े से मोटे हैं लेकिन क्यूट है। सही कहा मम्मी, संजय जीजा एकदम मेरे मैथ्स वाले प्रोफेसर की तरह लगते हैं ना, एकदम फूले फूले गाल, मोटे ताजे। गौरव जीजा का बढ़िया है। अरे आप गौरव की तारीफ ही करते रहोगे या अंदर भी आने दोगे उन्हें? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ आओ अंदर आओ। सभी अंदर आकर सोफे पर बैठते हैं। गौरव जीजा, मुझे ना आपकी तरह बॉडी बनानी है। आप एक सिंपल सी शर्ट भी पहनते हो ना, तो उस शर्ट की कीमत बढ़ जाती है। अरे यार, कितनी तारीफ करोगे आप लोग, अब बस भी करो। अरे तारीफ करने लायक है तभी तो तारीफ कर रहे हैं। आप भी ना जमाई जी, तारीफ कर रहे हैं तो खुश रहिए। दोनों साथ में ही आए लेकिन सब गौरव की बातें कर रहे हैं, मुझे तो कोई पूछ भी नहीं रहा। खैर क्या ही पूछेगा कोई, उसकी बॉडी सच में कितनी अच्छी है। मैं तो मोटा सा हूँ इसलिए शायद मुझसे ज्यादा बात ही नहीं कर रहा। अरे सुषमा जी, अब जाने भी दो इन्हें, आराम भी करने दो इन्हें। हाँ हाँ गौरव बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा दिया है। अमित कमरा दिखा देगा, जाओ आराम से चेंज करके सो जाओ थोड़ी देर। मम्मी जी हम भी आए, हम तो भूल ही गई आप। अरे नहीं नहीं, आपके लिए भी कमरा तैयार है, अमित बता देगा। जा अमित बेटा, कमरा दिखा दे अपने दोनों जीजुओं को। हाँ चलिए गौरव जीजू। चलो अमित। आइए आइए। गौरव जीजू, मैं सोच रहा हूँ कि आपके कमरे में आपके साथ ही ठहर जाऊं, आपको कोई जरूरत होगी तो सेवा में हाजिर भी रहूंगा ना। गौरव तुम्हारी तो बहुत डिमांड है ससुराल में, सब तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ ही बात कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे जो भी हो संजय जी, आपको भी ना अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इतना मोटापा शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अरे एक की तो जिंदगी है, अब उसमें भी सोच समझ के खाने लगेंगे तो क्या ही मजा रह जाएगा। ये तो अपनी अपनी सोच है। वैसे अमित, शादी की तैयारियां कहाँ पहुंची? जीजू अभी तो बहुत काम बाकी है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मदद करेंगे ना मेरी? अब मना कर दिया तो दीदी नाराज हो जाएगी तुम्हारी, और यहाँ आए हैं तो तुम्हारी शादी में बिल्कुल तुम्हारी मदद करेंगे। खैर हमें तो हमारी भी मदद चाहिए होगी तो बता देना। हाँ हाँ जीजा, क्यों नहीं। क्या हुआ, आप इतना शांत होके क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारे मायके के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? यही कि सब लोग गौरव की तारीफ कर रहे हैं, गौरव की वाहवाही कर रहे हैं, और मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। सुबह से अभी तक कोई कमरे में आया भी नहीं, लेकिन गौरव के कमरे में 5 बार राउंड लग चुका है। वो इसलिए क्योंकि गौरव भैया उनकी हेल्प कर रहे हैं। अरे तुम मुझसे भी तो हेल्प ले सकते हैं ना, लेकिन उन्हें मुझसे हेल्प चाहिए ही नहीं। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। सही सोच रहा हूँ। तुम्हारा भाई गौरव को लेकर गया है शेरवानी लेने के लिए, क्योंकि उसे फैशन सेंस के बारे में ज्यादा पता है। वो भी क्यों ना भाई, वो इतना हैंडसम है, उसकी बॉडी कितनी स्लिम फिट है, मुझे क्यों पूछेंगे, मैं तो मोटा सा हाथी जैसा हूँ। ऐसा किसने कहा? कोई कहता थोड़ी ना है, लेकिन सोचते होंगे सब लोग। अपना फालतू का मत सोचिए ज्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है। और मोटा मोटा क्या लगा रखा है आपने? मैं नहीं, तुम्हारी माँ ने कहा है कि थोड़े मोटे हो, कवर करने के लिए क्यूट बोल दिया था। अब क्यूट क्या होता है, छोटा बच्चा थोड़ी ना हूं मैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ आया ही क्यों, अपनी बेइज्जती कराने। अच्छा तो अब आप ये सब भी सोच रहे हैं? क्या बेइज्जती हो गई आपकी? खुद बैठ के कुछ भी सोच रहे हैं और अब मुझे सुना रहे हैं कि यहाँ बेइज्जती हो रही है आपकी। और तो जो सच है वो सच है। आपको जो सोचना है सोचिए, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर एक साथ बैठते हैं। खाना ठीक ठाक बना था। अरे बहुत ऑयली था, मैं तो ज्यादा खा भी नहीं पाया। क्या? अरे तो आपके लिए आपके हिसाब से कुछ बनवा दूं क्या दामाद जी? नहीं नहीं मम्मी जी, वैसे भी मैं डाइट पर हूँ, तो काम भर का खा लिया है। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ज्यादा तेल घी का इस्तेमाल ना हो। लेकिन मम्मी जी, बिना तेल घी के मजा कहाँ आता है? अरे क्यों नहीं आता, तेल घी एकदम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, डालेंगे लेकिन हिसाब से डालेंगे। अब छोटे दामाद को दिक्कत हो रही है तो उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है ना। अच्छा, और उससे बड़े दामाद को दिक्कत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी जी, आप स्पेशली मेरे लिए कुछ मत बनाइएगा, मैं अपनी डाइट देख लूंगा। अरे नहीं नहीं दामाद जी, ऐसे कैसे, हम आपकी डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे। तो क्या जीजा जी, अब खाएंगे पियेंगे अच्छे से तभी तो आप शादी की शॉपिंग कराने मेरे साथ चलेंगे। अच्छा तो ये बात है। चलिए ठीक है मम्मी जी, अब अमित की शादी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेंगे, बाद में डाइट करके सब सही कर लेंगे। बड़े ही अच्छे दामाद मिले, इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है।
वरना अधिकतर तो सभी संजय दामाद जी की तरह मुंह बनाए रहते हैं। क्या संजय जी, चुप क्यों बैठे आप? हमने सोचा क्या ही बोले, तो चुप ही थे। तो गौरव जी, सुशील जी को भी थोड़ा डाइट वाइट के बारे में बताइए। अब एक दामाद इतना फिट है, एक दामाद मोटा अच्छा थोड़ी ना लगता है, क्यों दामाद जी? अरे नहीं नहीं, मुझसे डाइट वाइट नहीं हो पाएगी, और वैसे भी मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। संजय जी अपने लिए ना सही, अंकिता दीदी के लिए तो कर सकते हैं आप। अरे गौरव भैया छोड़िए ना, कुछ और बात करते हैं, वरना चलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं। अरे अभी कहा, अभी तो जस्ट खा के आए हैं, अभी तुरंत लेट जाएंगे तो आपकी तरफ मोटा हो जाऊंगा मैं। अरे फिर मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ, थोड़ा तो हेसिटेट कर लो। सॉरी सॉरी, बुरा मत मानिएगा, मजाक कर रहा था मैं। चलिए आप लोग बात करिए, मैं चलता हूँ। अरे मुझे लगता है संजय भैया बुरा मान गए। अरे नहीं नहीं दामाद जी, वो क्यों बुरा मानेंगे? हमने उन्हें कौन सा कुछ बहुत भला बुरा कह दिया है। चलिए फिर हम भी चलते हैं, थोड़ी सी वॉक करके हम भी आराम कर लेते हैं। जाओ बेटा, वॉक कर लो, हम तो आराम करने चले। हमने वैसे भी आज बहुत वॉक कर ली है, और हम तो सभी पतले पतले लोग हैं। तो तुम वॉक करो, हम चलते हैं। अब क्या हो गया आपको? क्यों कमरे में आ गए? सबके साथ बैठ के बातें करते, लेकिन नहीं, आपको तो कमरे में आके सोना है सिर्फ। तुम चाहती क्या हो कि उन लोगों के बीच में बैठ के अपनी बेइज्जती कराता रहूं? वो लोग सब साथ में बैठ के बस मुझे मोटा घोषित करने में लगे रहता है। अब फिर से वही सब लेकर बैठ के? मैं नहीं, वो लोग यही लेकर बैठे हैं। जब देखो गौरव की तारीफ करते रहते हैं, गौरव कितना अच्छा है, कितना फिट है, कितना स्मार्ट है, ये है वो है। और जब मैं जाता हूँ तो बात मेरे मोटापे के बारे में होने लगती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप फालतू ही सोच रहे हैं। मैं कुछ फालतू नहीं सोच रहा हूँ। मैं मोटा हूँ, अच्छा नहीं दिखता, तुम्हारे पतले खानदान से मैच नहीं होता, बस इसीलिए कोई मुझे नहीं पूछता। मैं तो सोच रहा हूँ फालतू ही अपनी बेइज्जती कराने आ गए। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। क्या फालतू आ गए? आपको इतने आदर सम्मान से बुलाया गया यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि आपको आना ही नहीं चाहिए था। और नहीं तो क्या, मैं सोने जा रहा हूँ, वैसे नीचे से इतना सुन के आ रहा हूँ, अब तुमसे नहीं सुनना। और हद है। अरे कौन सुना रहा है? अब आदमी बात भी नहीं कर सकता क्या? सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, नींद आ रही है। जाओ जाके कोई काम कर लो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। आए बड़े, टाइम बीतता है और शादी का दिन आता है, बारात निकलने को होती है। अरे गौरव दामाद जी, इधर आइए इधर आइए। क्या हुआ पापा जी, कोई बात है क्या? अरे रुकिए जरा, गौरव जी को आने दीजिए। हाँ पापा जी, क्या हुआ? अरे बेटा, हम चाहते हैं कि बारात में आगे आगे आप ही चलिएगा, लड़के वालों का रौब थोड़ा और जमेगा। सब देख के कहेंगे इनके घर के लोग कितना फिट है, अच्छे दिखते हैं। अरे पापा जी, इसमें कहने वाली क्या बात है, बारात में सबसे आगे मैं ही रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बेटा। संजय बेटा आओ, तुम हमारे साथ आ जाओ, जरा पीछे का इंतजाम देख लेते हैं। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, मैं तो यहाँ इंतजाम देखने के लिए ही तो आया हूँ। कहाँ फंस गया मैं भी, यहाँ आके बैक टू बैक इज्जत ही करा रहा हूँ। पापा जी ने एक बार मुझसे नहीं कहा कि आप भी आगे चलिएगा। अरे वो मुझसे भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं, वो क्यों बोलेंगे। आइए आइए संजय दामाद जी। भैया डीजे वगैरह तैयार है ना? हाँ जी सब तैयार है। चलिए तब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था दामाद जी कि ये डीजे वाले को आप संभाल लेते तो सही होता, गाना वगैरह चलवा दीजिएगा जैसा सही बैठे। लेकिन पापा जी ये सब मैं थोड़ी ना करवाऊंगा, मुझे भी तो आगे बारात के साथ चलना है। तो दामाद जी, ये डीजे भी तो बारात के साथ ही चलेगा, हम कहाँ कह रहे कि आप बारात के साथ नहीं चलेंगे। लेकिन पापा जी मैं आगे अंकिता के साथ रहूंगा, सारे घर वालों के साथ, आप ये काम किसी और को दे दीजिए। ठीक है दामाद जी, अब आप मना कर देंगे तो हम जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, नहीं तो हमने तो अपना समझ के आपको ये काम सौंपा था। अब आप ऐसा तो मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बस मैं भी आगे डांस करते करते आना चाहता था। ठीक है, फिर हम देखते हैं किसी और को। अच्छा सुनिए, ठीक है, मैं देखता हूँ डीजे वाले को। पक्का ना? हाँ जी, देख लूंगा। धन्यवाद दामाद जी। अमित की बारात निकलती है और कुछ घंटों में अमित की शादी हो जाती है। सभी घर वाले दुल्हन को लेकर वापस आते हैं। सभी साथ में सोफे पर बैठे थे। बहुत थकान हो गई भी शादी में तो। हाँ लेकिन मजा भी बहुत आया, मैं तो पीछे से देख रहा था सिर्फ। मैं तो ज्यादा मजे नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों को देख के लग रहा था आप लोग बहुत मजे कर रहे होंगे। हाँ भाई, बहुत मजा आया, लेकिन अब तो उठा भी नहीं जा रहा है, मन कर रहा है यहीं सो जाओ। अरे नहीं, जाके कमरे में सो जाइए। दोनों जवाई जी, आप लोग भी अपने अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो हालत खराब हो चुकी है। क्या हुआ गौरव, तुम तो बहुत फिट हो, तुम कैसे इतना थक गए? तुम्हारी तो आदत होगी ना डोले शोले उठाने की। अरे डोले शोले उठाने की बात अलग है, अब शादी में थकावट तो होती है।
बड़े दामाद जी एक मौका नहीं छोड़ते छोटे दामाद की टांग खिंचाई में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ। हर बार तो आप ही लोग मेरी टांग खींचते रहते हो ना। अरे कोई नहीं दामाद जी, इसमें बुरा क्या मानना। मैं तो कह रही हूँ जाइए, अब थोड़ा आराम कर लीजिए आप सब। मैं तो चला भाई। मैं भी। सभी लोग सोने चले जाते हैं। शाम का वक्त होता है। सुशील संजय के रूम में जाता है। संजय बेटा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं पापा जी, बस बैठे हैं। आइए आइए बैठिए। हाँ पापा आइए ना। मुझे संजय से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आया हूँ। क्या हुआ पापा जी, क्या बात करनी है? अरे मुझे पूछना है तुमसे कि मैं सोच रहा हूँ एक 3 BHK फ्लैट ले लूँ शहर में। अच्छा, तो कितने तक सोचा है? अब देखो भैया, 60 लाख बजट है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें बहुत जानकारी है, तो मैंने सोचा तुमसे पूछता हूँ। देखा, मैं ना कहती थी आप गलत सोचते मेरे घर वालों के बारे में। देखिए मेरे पापा आपसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछने आए और किसी से नहीं। अरे तो मैंने क्या कहा? क्या हुआ बेटा? पापा ये कहते हैं आप लोग गौरव को ज्यादा मानते हैं, इनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि ये अच्छे नहीं दिखते, मोटे हैं। आप लोग पतले हैं, फिट हैं, तो आप लोगों के बीच में ये और मोटे लगते हैं, इसलिए आप लोग इनकी इज्जत नहीं करते। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, बल्कि हम लोग तो आपको बहुत सम्मान देते हैं, और हमें लगता है कि आप जैसा अनुभवी इंसान बहुत ही कम होगा आज के टाइम में। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। इसको बोलने दीजिए, मुझे पता है आप लोग बहुत मानते हैं मुझे। तो फिर? अंकिता ने फालतू ही पापा जी को बोल दिया। अब पापा जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आज तक मुझे गलत लगता था, आज पता चला मुझे कि इन लोगों को मेरी इज्जत है। मैं खामखा इन लोगों को गलत समझता था। तो दामाद जी बताइए, फिर प्रॉपर्टी का कब तक बताएंगे? पापा जी पहले मुझे बात करनी पड़ेगी, मैं आपको बात करके 1-2 दिन में बता दूंगा फाइनल। अभी है कि नहीं नजर में? कम से कम इतना तो बता सकते हैं। नजर में तो है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं करवा दूंगा आपके लिए अच्छी रेट पे। ठीक है दामाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पता था आप ये काम करवा ही देंगे मेरा, आप है ही बड़े आदमी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं पापा जी। अरे क्यों नहीं भाई, चलिए ठीक है, मैं जाता हूँ, आपकी सासू माँ को खुशखबरी दे दूं। हाँ जी, क्यों नहीं। सुशील चला जाता है। अगले दिन गौरव संजय के पास आता है। अरे संजय जीजा क्या कर रहे हैं? शादी की मिठाई खा रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं खाएंगे भाई, शादी में आए, शादी का लड्डू तो खाएंगे। आओ तुम भी खाओ। नहीं नहीं जीजा जी, आपको पता है ना मेरी डाइटिंग चलती है, तो इतना शुगर तो मैं खा ही नहीं सकता। आप खाइए, मैं तो ऐसे ही बस आपसे बात करने आया था। क्या हुआ गौरव, कोई बात है क्या? नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सोच रहा था। पापा जी के पास गया तो उन्होंने कहा आपसे बात करो, आप बहुत अनुभवी है इन सब में, तो आप काम करवा ही देंगे। उन्होंने ऐसा कहा? अरे हाँ, वो तो हमेशा आपके बारे में यही सब बातें करते रहते हैं कि आप बहुत समझदार है, बहुत अनुभवी है, बहुत मेहनती भी है। आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ये कैसे हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी है। ये लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। क्या हुआ जीजा जी, क्या सोचने लगे आप? भाई कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि ये लोग मेरी तारीफ कैसे करती है। ये लोग तो मुझे हमेशा मोटापे के लिए बोलते रहते हैं। अरे तो जीजा, वो लोग आपके अच्छे के लिए बोलते हैं कि आप थोड़ा ध्यान दें, वैसे तो पूरे टाइम वो आपके बारे में तारीफ ही करते रहते हैं। अच्छा, तो जीजा बताइए ना, मुझे भी एक प्रॉपर्टी चाहिए थी, 2 BHK या 3 BHK, शहर में ही चाहिए। सोच रहा हूँ ले लूं, थोड़ा कमर्शियल पर्पज के लिए यूज भी कर लूंगा। सोच तो बढ़िया रहे हो, लेकिन मैं अभी तुरंत तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। मुझे पहले बात करनी पड़ेगी सबसे, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। ठीक है जीजा, मुझे भी बहुत जल्दी नहीं है, आप आराम से बताइएगा। मैंने तो बस ऐसे ही आपकी कार में डाल दिया कि अगर होगा तो आप बता दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा। अब इसी बात में एक मिठाई तो खा ही लो। एक नहीं, लेकिन आपके कहने पे आधा खा लेता हूँ बस। खाओ खाओ। गौरव और संजय बात कर रहे थे, तभी वहां अंकिता आती है। क्या बात है, आज दोनों दामाद बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं? हाँ अच्छा हुआ आप आ गए, आइए बैठिए बैठिए। जीजा को कंपनी दीजिए, मैं चलता हूँ, अब थोड़ा आराम करूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। हाँ जी। क्या हुआ, तुम कैसे आ गई यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकती? वैसे क्या बात कर रहे थे गौरव से? अरे कुछ नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात थी। कह रहा था पापा जी मेरी तारीफ करते रहते हैं। देखा, पता चल गया ना आपको। मैं कहती थी लेकिन मेरी बात माननी कहाँ है आपको। अरे मान गया भाई, मान गया। वैसे सच में पापा जी मानते तो हैं, बल्कि मैं मान गया कि अब वो वाकई इज्जत तो करते हैं मेरी। मुझे तो सिर्फ लगता था कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता,
लेकिन मैं भी क्या करता, सब मेरे मोटापे के बारे में बात करते थे तो मुझे लगा सबको मेरे मोटे होने से दिक्कत है। अब तो नहीं लगता ना आपको? अभी भी कोई शक हो तो बताइए, आपने सामने बात करवा दूंगी मैं। अरे नहीं माता, हो गई कंफ्यूजन दूर, अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, खुशी है कि आपको पता तो चला, वरना आप तो हमेशा मेरे घर वालों को ही बोलते रहते हो। अरे माफ कर दो माता, हो गया ना, खत्म करो बात। चलो अब नीचे चलते हैं, ये मिठाई खानी है तो खा लो, वरना ले लो नीचे रख देना। हाँ हाँ, मैं ले लेती हूँ। आभा किचन में काम कर रही होती है, तभी बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। कौशल बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। अरे आभा जी, अखबार पढ़ने दोगी या बर्तनों की आवाज सुनाओगी? इतनी जरूरी खबर छपी है, मार्केट में सीमेंट और कंक्रीट के भाव गिर गए हैं, लेकिन आपको तो बर्तन गिराने से फुर्सत ही नहीं है। आभा किचन से बाहर आती है। किचन में बर्तन ज्यादा हो गए हैं, अब घर में सदस्य बढ़ेंगे तो बर्तन भी बढ़ेंगे, लेकिन बर्तनों को रखने के लिए किचन में ना तो कोई स्टैंड है ना कोई शेल्फ। सीमेंट और कंक्रीट के भाव गिर गए हैं, ये मुझे बताने से क्या होगा? ये बात आप अपने दोनों लाडलों को बताओ। अब लाडलों को मुझसे 2 मिनट बात करने की भी फुर्सत कहाँ है, उन्हें अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं मिल रही। उन्हें बताने तो पड़ेंगे, हमारे मकान की हालत देख रहे हो, बाप दादा का पुश्तैनी मकान अब मरम्मत मांग रहा है। जिधर नजर घुमाकर देखो उधर कमजोरी नजर आ रही है। कमजोरी? मुझे नहीं, हमारे मकान को कमजोरी आ गई है। इसकी दीवारों को मजबूत कराओ, वरना किसी दिन ये हमारे सर पर आ गिरेंगे। कह तो तुम ठीक रही हो आभा, हमारा मकान बहुत पुराना हो गया है। मेरे दादाजी ने ये मकान बनवाई थी, इसके कोने कोने में मेरे दादाजी की यादें बसी हैं। तभी तो कह रही हूँ, यादों पर पड़ी धूल को साफ करो ताकि यादें फिर से ताजा हो जाए। हमने अपनी सारी पूंजी दोनों बेटे की जिंदगी बनाने में लगा दी, अब इस मकान को दोबारा जिंदा करने का काम प्रेम और लकी ही कर सकते हैं। मैं इस बारे में उनसे बात करता हूँ। शाम को प्रेम और लकी जब ऑफिस से घर आते हैं, पूरा परिवार एक साथ चाय पी रहा होता है। बेटे, मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। हाँ पापा, बताइए क्या बात है? आप और माँ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं क्या? मैं आप दोनों की टिकटें बुक करा देता हूँ। मैं आप दोनों के रहने के लिए होटल की एडवांस बुकिंग करा दूंगा, बताइए कब जाना है? अरे बेटा, पहले पूरी बात तो सुन ले, हमें तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना, बल्कि उससे भी जरूरी बात है। ऐसी क्या बात है पापा? बेटे, तुझे याद है जब तू छोटा था तब कहा करता था कि पापा मैं बड़ा होकर इस घर को राजमहल बना दूंगा। हाँ पापा, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो बेटा, अब वो वक्त आ गया है, राजमहल तो नहीं लेकिन इस घर को घर बनाने का वक्त आ गया है। ये घर बहुत पुराना हो चुका है और अब इसकी मरम्मत करानी बहुत जरूरी है। अगर हमने जल्दी ही इसकी मरम्मत नहीं कराई तो ये घर हमारा साथ छोड़ देगा। पापा, मैं मकान की मरम्मत करा दूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ बेटा, इतने बड़े मकान की मरम्मत में बहुत खर्चा आएगा, ये अकेले के बस की बात नहीं है। अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, जो पैसे थे वो मैंने तुम दोनों की पढ़ाई और शादी में लगा दिए। इसलिए मैं तुम दोनों को कह रहा हूँ, तुम और लकी मिलकर इस मकान की मरम्मती का जिम्मा उठा लो। ससुर की जुबान पर लकी का नाम आते ही वाणी कहती है, पापा हम इस बारे में सोच के बताएंगे। वाणी बहू, इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये मकान तो हम सबका है। पापा, हम मना नहीं कर रहे हैं, हमें भी तो अपना बजट देखना होगा ना कि हम इस काम में कितने पैसे खर्च कर पाएंगे, इसलिए हम सोच कर बताएंगे। ठीक है बहू, तुम दोनों सोच लो, फिर हमें बता देना। मजदूरों से तो मैं काम करवा लूंगा, लेकिन पैसे तुम दोनों को ही लगाने पड़ेंगे। रात के खाने के बाद जब सभी अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं, लकी, तो तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? अरे वही मकान को रेनोवेट कराने के बारे में। सोचना क्या है, हम सब इस घर में रहते हैं, मेरा और भैया का फर्ज बनता है कि हम इसे रेनोवेट करवाएं। लकी, तुम बेवकूफ हो क्या? ये घर इतना बड़ा है, इसमें 6 कमरे हैं, किचन भी बहुत बड़ा है, तुम्हें पता भी है इसे रेनोवेट कराने में हमारे कितने पैसे लग जाएंगे। इस पुराने मकान को रेनोवेट कराने से तो अच्छा होगा कि हम कुछ साल तक रुककर अपना नया मकान ही ले लेते। तुम्हें अपना मकान नहीं लेना, तुम्हें इसी घर में जिंदगी गुजारनी है क्या? हाँ यार, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो सोचो ना, आखिर कब सोचोगे? मेरी सारी सहेलियों ने अपना अपना नया मकान ले लिया है और अपने पतियों के साथ उसमें शिफ्ट भी हो गई है। एक मैं हूँ, सास ससुर के पुराने खानदानी मकान में रह रही हूँ। तो क्या करूँ, तुम्हें बताओ। पापा को मना कर दो, कह दो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। लेकिन जब पापा पूछेंगे कि सारी सैलरी कहाँ जा रही है तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, पापा जी से मैं बात कर लूंगी। अगली सुबह कौशल और आभा अपने बेटों से फिर मकान रेनोवेट कराने की बात छेड़ते हैं। तो क्या सोचा तुम दोनों ने? मम्मी जी,
पैसों को लेकर अभी हमारा हाथ जरा तंग है। अब तो जानती ही हैं कि लकी ने महंगी गाड़ी ले ली थी। इनकी आधी सैलरी तो गाड़ी की किश्त में चली जाती है, बाकी बची आधी सैलरी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, लकी के जिम की फीस और मेरे खर्चों में चली जाती है। हमारे पास कुछ बचे तो हम मकान को रेनोवेट कराएं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने सोच लिया है कि अगले साल मार्च में लकी का इंक्रीमेंट होगा, तब हम मकान को रेनोवेट करवा देंगे। हाँ माँ, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रेम भैया भी मकान को रेनोवेट करवा दे। अगले साल मैं आधे पैसे भैया को दे दूंगा। लेकिन अगले साल मार्च के आने में अभी बहुत वक्त है बेटे, कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले ही हमारा ये घर हमारा साथ छोड़ दे। देख बेटे, सर पर मजबूत छत का होना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पापा, लेकिन अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अगले साल तक मेरी गाड़ी की किश्त भी खत्म हो जाएगी, फिर मेरे पास पैसे होंगे। आभा प्रेम की तरफ देखती है। प्रेम बेटे, तू मकान को रेनोवेट करा ले। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं करा लूंगा। कौशल और आभा प्रेम की ओर से आश्वस्त हो जाते हैं कि प्रेम घर के रेनोवेशन का काम करा लेगा। लेकिन शाम के वक्त जब प्रेम और रत्ना अपने कमरे में बैठे होते हैं, तब रत्ना प्रेम से कहती है, मैंने सुना है आपकी लॉटरी लगी है, थोड़ा पैसे मुझे भी दे दो या सोने का एक हार दिलवा दो। कौन सी लॉटरी, क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या, बहुत पैसे हैं आपके पास, तभी तो मकान की रेनोवेशन का काम अकेले कराने के लिए आपने हामी भर दी। तो और क्या करता, बड़ा बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी तो बनती है। बिल्कुल नहीं, बड़ा हो या छोटा बेटा, घर में हम और लकी दोनों रहते हैं। इस घर का जितना एरिया हम यूज करते हैं उतना ही एरिया लकी और वानी भी यूज करते हैं। मैं तो कहती हूँ वानी और लकी हमसे ज्यादा एरिया यूज करते हैं। वानी दिन भर पूरे घर में इधर से उधर करती रहती है। इस घर के रेनोवेशन में जितने पैसे आप खर्च करोगे उतना ही लकी भी करेगा। तुमने सुना नहीं लकी ने क्या कहा? वो मुझे अगले साल रेनोवेशन के आधे पैसे दे देगा। ये सब पैसे ना निकालने के बहाने हैं। अगला साल किसने देखा है, क्या पता अगले साल वो कोई और बहाना बना दे। देखो प्रेम, ये घर जितना हमारा है उतना ही लकी और वानी का भी। अगर वो दोनों घर के रेनोवेशन में पैसे नहीं लगा रहे तो हम क्यों लगाएं? हमारे पास कोई खजाना नहीं रखा। आप मम्मी पापा को मना कर देना। लेकिन मैं उन्हें कैसे मना कर पाऊंगा? कोई बात नहीं, आप मना नहीं कर सकते तो मैं मना कर दूंगी। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिन बीत जाते हैं, प्रेम और रत्ना की ओर से कोई जवाब नहीं आता है। अरे आभा, तुमने मकान के रेनोवेशन के बारे में प्रेम से बात की? मैंने कोई बात नहीं की। आज प्रेम को ऑफिस से आने दो, मैं उससे बात कर लूंगी। जल्दी बात कर लेना, एक एक करके हमारे हाथ से दिन निकलता जा रहा है। शाम को जब प्रेम ऑफिस से आता है तो आभा प्रेम से पूछती है, प्रेम बेटे, तो क्या हम कल से मजदूरों को काम पर लगवा दें? रत्ना अपनी आंखों में प्रेम को इशारा करती है और इनकार करने के लिए कहती है। प्रेम नौकरी का बहाना बनाता है। मम्मी अभी रुक जाओ, दरअसल आज ही मेरे ऑफिस से कुछ लोगों को जॉब से निकाला गया है और कुछ लोगों का प्रमोशन होना है। मुझे डर है कि कहीं मुझे भी जॉब से ना निकाल दे। लेकिन पिछले हफ्ते तो तूने बताया था कि तेरी कंपनी तेरे काम से बहुत खुश है, फिर वे लोग तुझे काम से क्यों निकालेंगे? अचानक ऐसा क्या हो गया? मम्मी, कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है। कंपनी का कहना है कि वो अब कम से कम एम्प्लॉय रखेगी। अगर हम मकान में काम लगवा दें और मेरी नौकरी चली गई तो काम अधूरा रह जाएगा। ऐसा मत बोल प्रेम बेटे, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी हम कुछ दिन इंतजार कर लेंगे। इस तरह मकान के रेनोवेशन का काम ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक दिन आभा और कौशल दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लगता है हमारी आंखों के सामने हमारे बाप दादा से विरासत में मिले इस मकान का रेनोवेशन नहीं हो पाएगा। हमारे दोनों बेटे इस समय पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमारे दोनों बेटे सच में पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं? क्यों, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। मकान के रेनोवेशन का काम हो सकता था, लेकिन ये काम वाणी की वजह से टला है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं वाणी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत चालाक है। उसी ने लकी को रेनोवेशन के लिए पैसे देने से मना किया होगा। आपने देखा नहीं उस दिन कैसे वो बोले जा रही थी? उसने लकी को एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। और प्रेम ने क्यों मना किया होगा? वाणी के मना करने पर रत्ना ने ये सोचा होगा कि जब देवर देवरानी अपनी जेब से पैसे नहीं निकाल रहे हैं तो हम क्यों निकालें। इस तरह से तो हमारे घर का रेनोवेशन का काम कभी नहीं हो पाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? अरे जब दोनों बेटे पैसे खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है तो रेनोवेशन कराएगा कौन? हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। रेनोवेशन तो वो दोनों ही कराएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो अब हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो कैसे? आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे दोनों बेटे घर को रेनोवेट कराने के लिए राजी हो जाए? उन्हें राजी करना मेरा काम है। अब आप बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। एक दिन वाणी किचन में काम कर रही होती है, तब आभा उसके पास आती है। क्या बात है वाणी, तू अकेली काम कर रही है?
रत्ना कहाँ है? भाभी ने कहा है कि आज उन्हें अपनी अलमारी साफ करनी है, इसलिए खाना तू ही बना दे। अलमारी तो वो बाद में भी साफ कर लेती, कम से कम खाना तो मिलकर बना लेती। मैं अक्सर देखती हूँ तू अकेली सबके लिए खाना बनाती है, रत्ना अपने कमरे में होती है। क्या करूँ माँ जी, अगर मैं भी खाना ना बनाऊं तो घर में किसी को खाना ना मिले। तू ही सबके बारे में सोचती है, तेरे बारे में कोई नहीं सोचता। कोई नहीं, चल काम कर ले। चिंगारी सुलगाकर आभा वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रत्ना अपनी माँ से मिलने मायके जा रही होती है। मम्मी जी, आज माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है रत्ना बहू, तू जाकर समधन जी से मिला, जरूरत पड़े तो कुछ दिन रुक जाना। नहीं माँ जी, मैं आज ही आ जाऊंगी। रत्ना अपनी माँ से मिलने मायके चली जाती है, लेकिन शाम को उसे आने में देर हो जाती है। वाणी किचन में रात का खाना बना रही होती है। क्या बात है वाणी, दिन में भी तू खाना बना रही थी और रात में भी तू ही खाना बना रही है, रत्ना अभी तक नहीं आई? मम्मी जी, वो अपने मायके गई हैं, आती ही होंगी। मैंने सोचा सबके लिए खाने में देर हो जाएगी तो मैं ही खाना बना देती हूँ। तू ही सबके बारे में सोचती है, तेरे बारे में कोई सोचता भी है क्या? रत्ना कहकर तो गई थी कि शाम तक आ जाएगी, लेकिन देखो 8 बजने वाले हैं, अब तक नहीं आई। क्या करूं मम्मी जी, आप तो देख ही रही हैं, रत्ना भाभी ऐसी ही हैं। उनका जब जो दिल करता है वही करती हैं। घर की चिंता तो उनको है ही नहीं। चिंता तो अब उसे करनी पड़ेगी। जब तक तू साथ में है तभी तक वो सारे काम से बेपरवाह है, लेकिन तेरे अलग होते ही उसे सारे काम करने पड़ेंगे। अलग होते ही मतलब? मैं तुम दोनों का बंटवारा कर देती हूँ। जब रत्ना और तू अलग हो जाएंगे तब तो रत्ना को अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। तुझे हर वक्त काम नहीं करना पड़ेगा, दोनों अपना अपना काम करेंगे। आप ठीक कह रही हो मम्मी जी, आप हमारा बंटवारा कर ही दो। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन आभा अपने दोनों बेटे और बहुओं का बंटवारा कर देती है। देख रत्ना, अब तेरा हिस्सा अलग और वाणी का हिस्सा अलग, अब तुम दोनों अपने अपने हिस्से में काम करो। बंटवारे को कुछ ही दिन बीते थे कि आभा अपने मिशन पर लग जाती है। एक दिन वाणी किचन में काम कर रही होती है तो आभा उसके पास जाती है। ये क्या वाणी बहू, तेरे किचन में ना तो मसाले रखने के लिए वार्डरोब है, ना बर्तन रखने के लिए स्टैंड। मसाले के डिब्बे और ये पतीला भगोना किचन की शोभा बढ़ाने के लिए सामने रख रखे हैं क्या? अरे मैं तो तुझे मॉडर्न समझती थी, लेकिन तू गंवार निकली। क्या हुआ माँ जी, मैं आपको गंवार लगती हूँ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने तो सोचा था कि तू अपने घर का मॉडर्न लुक देगी, कम से कम मॉड्यूलर किचन तो बनवा लेगी, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। वही घिसे पिटे पुराने से किचन में अब भी खाना बना रही है। अरे अब तो तेरा हिस्सा अलग हो गया, अब कौन सा तुझे रत्ना के साथ रहना है? कम से कम अपना हिस्सा तो अच्छे से बनवा ले। अपने किचन को ऐसा लुक दे कि देखने वाले कहें कि किचन हो तो ऐसा, जिसमें बार बार खाना बनाने का मन करे। मम्मी जी, मैं गंवार नहीं हूँ, मैं आज की मॉडर्न लड़की हूँ। मैं अपने किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल दूंगी। अब बस आप देखती जाओ, मेरी किचन की तस्वीरें अखबारों में छपेंगी, अखबारों में। आभा किचन से बाहर निकल आती है और मन ही मन सोचती है, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, अब तो घर का रेनोवेशन होकर रहेगा। आभा को अच्छी तरह से पता होता है कि जहां घर में एक कील ठुकी वो पूरे घर को अपने लपेटे में ले लेगी। दूसरे ही दिन वाणी एक मजदूर को बुलाती है। भैया, मुझे अपने किचन में बर्तन रखने वाला स्टैंड टांगना है। बहन जी, उसके लिए सिंक के ऊपर वाली दीवार पर कील ठोकनी पड़ेगी। ठीक है, आप दीवार पर कील ठोक देना और जरा मजबूत कील ठोकना। आप चिंता मत करो बहन जी, ऐसी मजबूत कील ठोकूंगा जो कभी नहीं निकलेगी। लेकिन जैसे ही मोहन किचन की दीवार पर कील ठोकता है वैसे ही वहां की दीवार से सीमेंट झड़ने लगता है। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, दीवार तो झड़ने लगी, मेरे सारे बर्तन गंदे हो गए। बहन जी, आपके किचन की दीवार बहुत कमजोर है, ये तो एक कील में झड़ने लगी। आपको पहले दीवारों की मरम्मत करानी होगी। आप अभी जाओ भैया, मुझे कील नहीं ठुकवानी। मोहन वहां से चला जाता है। शाम को जब लकी ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि किचन की दीवार के एक हिस्से में थोड़ी सी सीमेंट झड़ गई है। ये सब कैसे हुआ वाणी? पता नहीं कैसे हो गया, मैंने तो बर्तन वाला स्टैंड टांगने के लिए कील ठुकवाने की कोशिश की थी, कील लगते ही दीवार झड़ने लगी। कोई नहीं, मैं कल मजदूर बुलाकर दीवार की मरम्मत करा दूंगा। अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम खाना लगा दो। वाणी खाना लगाती है और दोनों खाकर सोने के लिए कमरे में जाते हैं। जैसे ही लकी को नींद आने लगती है वैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके चेहरे पर कुछ गिर रहा है। वो नींद में ही अपने चेहरे पर हाथ लगाता है तो उसकी नींद खुल जाती है। ये क्या है? लकी लाइट ऑन करता है तो देखता है कि उसके हाथ में दीवार पर लगाया जाने वाला चूना और प्लास्टर है। वो छत की ओर देखता है तो छत से प्लास्टर झड़ रहा होता है। वो वाणी को जगाता है। वाणी, ये क्या हो रहा है? हमारे बेडरूम की छत कैसे झड़ रही है?
किचन में जो कील ठुकवाई थी उसका असर कहीं हमारे बेडरूम तक तो नहीं आ गया? यार तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? ये प्लास्टर हमारे बेड पर गिर रहा है, ऐसे तो हम पूरी रात नहीं सो पाएंगे। हम बेड खिसका लेते हैं तभी सो पाएंगे। लकी और वाणी मिलकर बेड खिसकाते हैं और दोनों सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन किचन के सिंक से पानी सीपता हुआ उनके बेडरूम की दीवारों तक पहुंच जाता है। वाणी लकी को फोन करती है। लकी, हमारे बेडरूम की दीवारों में पानी आ गया है। वाणी, अभी मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, शाम को घर आकर बात करता हूँ। शाम को जब वो ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि दरअसल वाणी ने किचन में जो कील ठुकवाई थी वो ठीक सिंक के ऊपर थी और कील लगने की वजह से शायद पानी का पाइप फट गया था, जिस वजह से पूरे किचन की दीवार सिप रही थी। बेडरूम किचन से सटा होने के कारण वो बेडरूम की दीवारों को भी खराब कर रहा होता है। ऐसे तो हमारा पूरा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा, अब हमें हमारे हिस्से को रेनोवेट कराना ही होगा। दूसरे दिन लकी कुछ मजदूरों को बुलवाता है और अपने हिस्से के रेनोवेशन का काम शुरू करवा देता है। आज सूरज किधर से निकला है? कहीं पश्चिम से तो नहीं निकला? सूरज तो पूरब से ही निकला है। ये सब मेरे प्लान का कमाल है। आखिर वाणी और लकी को अपने हिस्से का घर रेनोवेट कराना ही पड़ा। तुम्हारा प्लान? कैसा प्लान? मैंने प्लान करके दोनों बेटे बहुओं का बंटवारा किया था। वैसे तो वे दोनों घर की मरम्मत कराने को राजी नहीं थे, वो भी सिर्फ वाणी की वजह से। अब देखो, पहले वाणी ही अपने हिस्से की मरम्मत करा रही है, अब रत्ना भी अपने हिस्से के घर की मरम्मत कराएगी और इस तरह से हमारा पुराना बंगला फिर से नया हो जाएगा। मान गए आभा जी, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। दूसरे दिन आभा बड़ी बहू रत्ना के पास जाती है। मम्मी जी, वाणी तो अपने घर की मरम्मत करा रही है, वो तो मरम्मत कराना नहीं चाहती थी। देख ले, बड़ी चालाक बनती थी, लेकिन पहले उसे ही अपने हिस्से की मरम्मत करानी पड़ रही है। अब तू क्या सोच रही है बहू? एक तरफ तो वाणी के हिस्से का घर नया सा लगेगा और तेरे हिस्से का घर पुराना। तू सोच, देवरानी का बंगला नया और जेठानी का पुराना, ये तू कैसे बर्दाश्त करेगी? अरे तू किसी चीज में उससे कम है क्या? और अब कौन सा तुझे पूरे बंगले की मरम्मत करानी है? आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी, मैं आज ही प्रेम से बात करती हूँ। अरे बात क्या करनी है, उससे बोल तुझे भी अपना हिस्सा सुंदर और हाई फाई चाहिए, मॉड्यूलर किचन चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं कल ही अपने हिस्से की मरम्मत का काम शुरू करवाती हूँ। ये हुई ना बात, भला जेठानी देवरानी से कम क्यों रहे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आभा मन ही मन सोचती है, इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरे दिन से रत्ना भी अपने हिस्से के बंगले की मरम्मत का काम शुरू करा देती है। दोनों देवरानी जेठानी अपने घर को ज्यादा से ज्यादा सुंदर और मॉडर्न बनाने के लिए पूरी मेहनत करती है। कुछ दिन के बाद आभा और कौशल साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अब हमारा पुराना बंगला बिल्कुल नया हो गया है। मान गए, आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।